Friends, I welcome you all to today's class. आज की क्लास में आपका स्वागत है. So in today's class, we are going to discuss about the definition of museums. We are going to discuss the developments of museum, and we are also going to discuss the types of museums in India. आज के क्लास में जिस चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं वो ये है कि म्यूजियम क्या है, क्या होता है म्यूजियम, कितने प्रकार के म्यूजियम हैं इंडिया में, और ये जो म्यूजियम्स हैं इंडिया में जिनको अजायब घर बोला जाता है हिंदी में, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है. तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग आज बात करेंगे. और जहाँ तक आपका ये यूनिट है, आपका जो सिलेबस है उसमें ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है अबाउट द म्यूजियम्स. सेकेंड यूनिट में हम लोग देखते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें वी सी दैट इस सेकेंड यूनिट में भी थोड़ा सा सेक्शन जो है वो म्यूजियम्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स जो है उसके बारे में जानना है. तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे. पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से म्यूजियम मूवमेंट जो है इंडिया में शुरू होता है मूवमेंट, और इस म्यूजियम मूवमेंट के कारण भारत में किस तरह से विभिन्न प्रकार के म्यूजियम्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है. तो एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, हम लोग का क्लास का इनिशियल 40 to 45 मिनट्स जो है वो लेक्चर के लिए रहेगा, और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे. इस पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे. क्लास का पहला 40-45 मिनट दोनों मीडियम में रखेंगे, क्योंकि कुछ आज का शुरू करें म्यूजियम्स के ऊपर. आप देख सकते हैं कि चैट बॉक्स में आई हैव शेयर्ड अ गूगल ड्राइव लिंक. चैट बॉक्स में मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है. इस गूगल ड्राइव लिंक में आपका कुछ स्टडी मटेरियल है. ये सारा स्टडी मटेरियल जो है वो इंग्लिश में है, इसमें आपका एसओएल मटेरियल भी है. तो इस गूगल ड्राइव लिंक में आपको आपका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग जब भी पढ़ें, तैयारी करें, तो प्लीज़ रेफर टू द स्टडी मटेरियल दैट आर देयर इन दिस गूगल ड्राइव लिंक. इस गूगल ड्राइव लिंक में जो स्टडी मटेरियल है उसको ध्यान से पढ़िएगा, उसको ध्यान से आप उसको ध्यान में रख के आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा. मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ गूगल, यूट्यूब, किंग चैंपियन, गाइड, इन सारे किताबों से ना पढ़ें. जो स्टडी मटेरियल इस गूगल ड्राइव लिंक में दिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें. ठीक है, चलिए तो अपना डिस्कशन हम लोग आज शुरू करते हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स. तो हिंदी में यदि देखें तो म्यूजियम्स को हम लोग अजायब घर कहते हैं. अजायब घर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ हाउस ऑफ वंडर. ऐसे जगह जहाँ पे वंडरफुल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टोर किए हुए. तो हिंदी में ये म्यूजियम जो है वो अजायब घर है. और यदि म्यूजियम का स्ट्रिक्ट डेफिनेशन हम लोग देखें, द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ अ म्यूजियम, यदि इसको देखें तो एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है, वो डिफाइन करता है म्यूजियम को दैट इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज इन द सर्विस ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट. इट इज ओपन टू द पब्लिक विच एक्वायर्स, कंजर्व्स, रिसर्चेस, communicates and exhibits for the purposes of study, education and employment, material evidence of man and his environment. तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ये एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशन है. एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बना है, और ये एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी के सर्विस में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में लगा हुआ. ठीक है. इसके बाद इट इज ओपन टू द पब्लिक, आम जनता के लिए ये खुला हुआ है. और इसका काम क्या है? काम है इसका डिफरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ह्यूमन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या ह्यूमन के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वैसे ऑब्जेक्ट्स को अक्वायर करना, वैसे ऑब्जेक्ट्स को कंजर्व करना, उन पर रिसर्च करना, और जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी चीज़ अक्वायर किया जा रहा है, जो भी एग्जिबिट्स अक्वायर किए जा रहे हैं, उनके बारे में स्टडी के पर्पस के लिए, एजुकेशन के पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए डिफरेंट लोगों को बताना, यानी आम जनता को इसके बारे में बताना. तो इस टाइप का आइडिया जो है, जो म्यूजियम का एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन जो है वो हम लोग देखते हैं, ये म्यूजियम का डेफिनेशन है. ओके. अब यदि हम लोग देखें कि ये वर्ड म्यूजियम आता कहाँ से, तो ओरिजिन जो है इस वर्ड म्यूजियम का, ये ग्रीक वर्ड है म्यूजियन. म्यूजियन एक ग्रीक वर्ड है विच बेसिकली मीन्स द टेम्पल ऑफ म्यूजेस. टेम्पल ऑफ म्यूजेस, म्यूजेस जो है वो एक ग्रीक गॉडेसेस थी. शी वॉज अ ग्रीक गॉडेस हु वाज देयर टू प्रोटेक्ट द आर्ट्स एंड साइंस. ठीक है. तो म्यूजियन जो वर्ड है, इट बेसिकली मीन्स द टेम्पल ऑफ म्यूजेस. म्यूजेस वाज अ ग्रीक गॉडेस हु वाज प्रोटेक्टिंग द आर्ट्स एंड साइंस. तो उनका ये ड्यूटी था, और उन्हीं के इससे हम लोग देखते हैं ये टर्म म्यूजियम जो है वो आता है. और म्यूजियम का यदि इतिहास हम लोग देखें कि म्यूजियम्स का इतिहास क्या है, तो फर्स्ट म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन जो है वो 3rd सेंचुरी BCE में हम लोग देखते हैं टॉलमी के द्वारा कराया गया था. और टॉलमी 1 जो है वो अलेक्जेंड्रिया में पहला म्यूजियम खोलते हैं,
और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप के म्यूजियम्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ओके, हम लोग देखते हैं कि 7th सेंचुरी BC से ही असीरिया, नॉर्दर्न इराक में एक जगह था असीरिया, वहाँ पे एक म्यूजियम खोला जाता है। और उस समय के जो असीरिया के रूलर थे उनका नाम था अशुरबनीपाल। ही हैड कलेक्टेड 30,000 यूनिफॉर्म टैबलेट्स और उसको अपने पर्सनल लाइब्रेरी में रखे थे। और जो एक फेमस टैबलेट था उसमें जिसमें एपिक ऑफ गिलगमेश बताया गया था, वो भी उन्हीं के लाइब्रेरी में था। आज ये जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स हैं ये हम लोगों को ब्रिटिश म्यूजियम में मिलते हैं। और जो अलेक्जेंड्रिया का फेमस लाइब्रेरी है वो हम लोग देखते हैं वो जला दिया गया था जूलियस सीजर के द्वारा अलेक्जेंड्रिया में 48 BCE। रोमन्स जो थे वो भी अपने रेलिक्स को काफ़ी सेफ करके रखते थे, उसको भी वो काफ़ी कंजर्व करके रखते थे। रोम में हम लोग यदि देखें तो द विला ऑफ पैपिराई है, दैट हैड बीन डिस्कवर्ड इन द 8th सेंचुरी। देन वी हैव द लाइब्रेरी ऑफ द एम्परर ट्राजान, वी हैव द लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये सारा कुछ जो है वो हम लोग को रोमन हिस्ट्री कंजर्विंग ट्रेडिशन या रोमन आर्कियोलॉजिकल कंजर्विंग ट्रेडिशन जो है उसके बारे में बताता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग देखते हैं कि रोमन ट्रेडिशन भी था जहाँ पे डिफरेंट आर्ट ऑब्जेक्ट्स को कंजर्व किया जाता था। इंडिया की यदि बात करें तो हम लोग भी देखते हैं कि इंडिया में भी जो रेलिक्स हैं बहुत पहले से उसको कंजर्व किया जा रहा था। पर्टिकुलरली वैसे रेलिक्स जिनका पॉलिटिकल और रिलीजियस नेचर था उनको कंजर्व किया जाता था। साउथ इंडिया में यदि देखें तो वी हैव दिस टर्म वीरगल। वीरगल एक टर्म है दैट बेसिकली मींस हीरो स्टोन्स। ओके, साउथ इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग को ये वीरगल्स या हीरो स्टोन्स जो है जो किसी एक पर्टिकुलर वॉर हीरो को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लाइफ को कमेमोरेट करने के लिए इरेक्ट किए गए थे, वैसे स्टोन्स हम लोगों को मिलते हैं। इसी तरह वी हैव सेवरल मेकृतीज एंड प्रशस्तीज अक्रॉस इंडिया, जहां हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड्स थे, डिफरेंट जो किंग्स थे, उनका जो माइट था, उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था, वो उनके जो पेट्रन गॉड्स थे, उनका जो कल्चरल अचीवमेंट्स था इन रूलर्स का, उन सबको डिस्क्राइब करते हुए हम लोग देखते हैं बहुत सारा प्रशस्तीज हम लोगों को मिलता है। जैसे एक बहुत ही फेमस प्रशस्ति जो है वो है प्रयाग प्रशस्ति, दैट इज रिटन इन द ऑनर ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। तो संस्कृत में ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, बेसिकली इलाहाबाद में ये पाया गया था। तो इस तरह के डिफरेंट मेकृतीज और प्रशस्ति जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं रिलिक्स को या किंग्स के अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करके, या फिर डॉक्यूमेंट सही टर्म नहीं रहेगा, इंस्क्राइब करके किसी ना किसी फॉर्म में उसको आगे के फ्यूचर जनरेशंस के लिए जिंदा रखता है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इंडिया में जो था दैट वाज द स्टेट पैट्रनाइजेशन ऑफ टेम्पल्स। और हम लोग देखते हैं कि टेम्पल्स के वॉल्स पे, जो मंदिर बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, उसके वॉल्स पे, उनके दीवारों पे इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे, उनके दीवारों पे अभिलेख बनाए जाते थे, उनके दीवारों पे इंग्रेविंग्स होता था। और टेम्पल का जो गेट्स है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में यदि देखें उसको टेम्पल गेट जो होता था साउथ इंडियन टेम्पल्स में, उसको गोपुरम कहते थे। तो उस पर हम लोग देखते हैं बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस जो है वो बनाया जाता है, उस पर इनग्रेविंग्स किया जाता है। और टेम्पल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनते हैं आर्किटेक्चरल इंफॉर्मेशन का, और उस समय क्या आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट हो रहा था उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ हम लोग यदि देखें तो जो एंशिएंट टेम्पल्स थे वो अपने आप में एक म्यूजियम थे, अपने आप में एक हम लोग कह सकते हैं इट वाज अ म्यूजियम ऑफ इट्स काइंड, वन ऑफ इट्स काइंड। बुद्धिस्ट स्तूप यदि देखें, बौद्ध स्तूप जो है तो वो भी, उसमें भी हम लोग देखते हैं बुद्धा के रेलिक्स को रखा गया है। शक्तिपीठ यदि देखें तो जो मदर गॉडेस थी देवी, उनका भी रेलिक्स उसी तरह से उसमें कंजर्व करके रखा गया है। तो ये सारा कुछ यदि हम लोग कहें तो एग्जैक्टली जो मॉडर्न म्यूजियम है उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन रेलिक्स को स्टोर करके हम लोग के इतिहास का जो एक हिस्सा है उसको स्टोर करके रखने का ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जरूर था। लेकिन ये सारे जो बुद्धिस्ट स्तूप थे या फिर शक्तिपीठ जो है, दे हैड अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस और ऑल्सो इनका अपना एक धार्मिक महत्व भी था। ओके, एंशिएंट और मेडिवल लिटरेचर्स को यदि देखें तो हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारा टर्म हम लोग को ऐसा मिलता है, जैसे एक है आलेख्य गृह, विधि चित्रशाला। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं आलेख्य गृह या विधि चित्रशाला, ये बेसिकली बताते हैं कि ऐसे गैलरीज थे जहाँ पे पेंटिंग्स को रखा जाता था, स्कल्पचर्स को रखा जाता था, टेराकोटा के जो ऑब्जेक्ट्स बनते थे उसको रखा जाता था। और हम लोग देखते हैं कि कलहन जो हिस्टोरियन थे वो हैड रिटन द राज तरंगिनी, और वो बेसिकली बताते हैं कि किस तरह से ओल्ड रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि लेटर ऑन एक ऑडियो विजुअल शो जो है मेडिवल पीरियड में वो डेवलप करता है। बहुत सारे कथाक जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, कथाक मतलब स्टोरी टेलर्स। तो हम लोग देखते हैं वारंगल के चेरियल स्क्रॉल्स हैं, चित्रकथी है और चित्रकथी कम्युनिटी जो पैथन आंध्र प्रदेश का एक कम्युनिटी है जो कथा कहता था। देन वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ कम्युनिटीज फ्रॉम सावंतवाड़ी महाराष्ट्र,
पिंगुली कर्नाटका जो है वहाँ के कुछ लोग थे जो स्टोरी बताते थे, तो ये भी एक तरह से हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का तरीका था। ओके, देन वी हैव द थोलू बोम्मलता, इट इज अ फेमस फ्लैट लेदर शो पपेट्री ऑफ फ्रॉम कर्नाटका। थोलू बोम्मलता जो है वो बेसिकली जो कठपुतलियों का नाच होता है वो दिखाया जाता था, तो उसमें भी कुछ इस तरह के हिस्टोरिकल स्टोरीज जो है वो बताए जाते थे। देन वी हैड द पात चित्र ऑफ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का जो पात चित्र था उसमें भी इस तरह से स्टोरीज बताया जाता था। तो इस तरह के डिफरेंट ट्रेडिशंस इंडिया में थे जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री को किसी ना किसी फॉर्म में कंजर्व किया जा रहा था। डायरेक्टली हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो म्यूजियम था, ठीक है, वी कैन नॉट से दैट कि इट वाज अ म्यूजियम, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हिस्ट्री को किसी ना किसी फॉर्म में कंजर्व जरूर किया जा रहा था। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन। अब यदि बात करें कि इंडिया में म्यूजियम्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, भारत में म्यूजियम्स कैसे डेवलप करते हैं, तो हम लोग देखते हैं इंडिया में जो म्यूजियम का डेवलपमेंट है उसमें डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है, और बहुत रिसेंट है इंडिया में जो डेफिनेशन हम आप लोग को बताएं म्यूजियम का, उसके हिसाब से बहुत रिसेंट है इंडिया में म्यूजियम का डेवलपमेंट। और हम लोग देखते हैं 5 मेजर फैक्टर्स थे या 5 मेजर स्टेजेस थे which ultimately helped the growth of museums and the museum movement in India। तो 5 स्टेजेस थे जिसमें हम लोग देखते हैं भारत में म्यूजियम और म्यूजियम मूवमेंट जो है उसका ग्रोथ देखने को मिलता है। पहला स्टेज जो था दैट वाज बाय द ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, जो पूरे वर्ल्ड में म्यूजियम मूवमेंट को देख चुके थे और इंडिया में भी उस चीज को इनकरेज करते हैं। दूसरा स्टेज जो था उसमें हम लोग देखते हैं कि दूसरा फैक्टर जो था, पहला फैक्टर यदि देखें जिसके कारण म्यूजियम और म्यूजियम मूवमेंट का ग्रोथ देखने को मिलता है, पहला था ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स का सपोर्ट, जो हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो म्यूजियम मूवमेंट को देख चुके थे और वो इंडिया में भी इस चीज को प्रमोट करते हैं। दूसरा फैक्टर जो म्यूजियम और म्यूजियम मूवमेंट के ग्रोथ में हेल्प करता है वो था द सपोर्ट दैट वाज गिवन बाय द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो सपोर्ट था। तीसरा यदि देखें तो हम लोग देखते हैं जो प्राइवेट कलेक्शंस था, जो ज्ञानी लोग थे, जो लर्नेड लोग थे, जो फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज थी, वो बहुत कुछ डोनेट करती हैं बड़े बड़े म्यूजियम्स को ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक तीसरा फैक्टर था विच अल्टीमेटली लेड टू द ग्रोथ ऑफ म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया। चौथा फैक्टर यदि देखें तो हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इमरजेंस हम लोग को देखने को मिलता है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी काम करता है साइट म्यूजियम्स, हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, कि साइट म्यूजियम्स खोलता है नए नए एक्सकवेटेड साइट्स पे, हम लोग देखते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम। और फाइनली हम लोग कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल जो थे, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय और जॉन मार्शल जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी बनते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हम लोग कह सकते हैं हम लोग को देखने को मिलता है, विच अल्टीमेटली लेड टू द ग्रोथ ऑफ म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया। ओके, अब बात करें कि ये म्यूजियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, क्या फेजेस थे जिनके थ्रू इंडिया में म्यूजियम मूवमेंट का डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। तो 5 फेजेस हैं, देयर आर 5 फेजेस, ठीक है। फर्स्ट फेज इज द फॉर्मेटिव फेज, जिसमें कॉलोनियल रूलर्स के अंडर हम लोग देखते हैं 1796 से लेके 1858 तक, ओके। फर्स्ट फेज इज द फॉर्मेटिव फेज विच इज अंडर द कॉलोनियल रूलर्स 1796 से 1858 तक, ठीक है। सेकेंड फेज में हम लोग यदि देखें तो दैट इज द विक्टोरियन एरा, उसमें 1858 से 1899 तक, ओके। सेकेंड फेज इज फ्रॉम 1858 टू 1899। थर्ड फेज देखें तो दैट इज द एरा ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड जॉन मार्शल, जो चलता है 1899 से 1928 तक। फोर्थ फेज जो है वो है प्री इंडिपेंडेंस एरा 1928 से 1947 तक। और फिफ्थ फेज यदि देखें तो वो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, दैट इज आफ्टर 1947। तो ये 5 फेजेस हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे कि म्यूजियम का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंडिया में, ओके। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फेज जो है उसके बारे में बात करते हैं, जो फॉर्मेटिव फेज है। तो हम लोग देखते हैं जब ब्रिटिश लोग इंडिया को कॉलोनाइज करते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज करते हैं, तो उसके उन्हीं के साथ जो एक यूरोपियन आइडिया था म्यूजियम का वो भी पर्कुलेट करता है। यूरोपियन आइडिया ऑफ म्यूजियम जो था वो हम लोग देखते हैं रेनेसां जो होता है, रेनेसां मतलब पुनर्जागरण जो हम लोग को देखने को मिलता है यूरोप में, उससे कहीं ना कहीं म्यूजियम का कंसेप्ट डेवलप करता है। जब लोग स्टार्ट टू लुक टुवर्ड्स देयर एंटिक्विटी, अपने इतिहास को खंगालना शुरू करते हैं यूरोप में, तो उसके कारण काफी सारे म्यूजियम्स जो है वो डेवलप होते हैं यूरोप में। और जब ब्रिटिश लोग भारत आते हैं तो उन्हीं के साथ हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन आइडिया था म्यूजियम का वो भी इंडिया में पर्कुलेट करता है। और अर्ली फेज जो था इंडिया में म्यूजियम के डेवलपमेंट का वो हम लोग देखते हैं, इट बिगैन विद द एंडेवर्स ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें हम लोग को एक म्यूजियम का केस स्टडी डिस्कस करना है। तो हम लोग ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो म्यूजियम था उसके केस स्टडी पे हम लोग आज फोकस करेंगे, तो उससे ये आपका एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसके एंडेवर्स के कारण, उसकी कोशिशों के कारण म्यूजियम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इट वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स जो थे, ही वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, और उनके पेट्रनेज में हम लोग देखते हैं कि ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का म्यूजियम जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। उस समय जब ये एस्टैब्लिश किया जाता है, उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स भी काफ़ी मदद करते हैं ताकि ये म्यूजियम जो है वो शुरू हो सके। तो हम लोग देखते हैं कि 15 फरवरी 1784 को इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज देखने के बाद तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी था कलकत्ता में, वो ओरिएंटल रिसर्च में काम कर रहा था, और अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं उनका ये भी पर्पस था उस सोसाइटी का कि लोगों के बीच में जो नॉलेज है ओरिएंटलिज्म का, जो ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका जो नॉलेज है उसको बताया जाए, इन कंट्रीज का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, रिलीजन है, ज्योग्राफी जो है उनको बताया जाए, जो इस कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बताया जाए। और अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि ये जो सारे लोग थे जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता के लिए काम कर रहे थे, वो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारे पुराने ज़माने के आइटम्स को कलेक्ट करते चल रहे थे। और अल्टीमेटली एक ज़रूरत पड़ता है कि ये जो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं इनको कहीं रखा जाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स से इनको कहीं रखा जाए। और अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि एक प्रपोजल आता है जिसके थ्रू ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो म्यूजियम है उसका शुरुआत हम लोग को देखने को मिलता है। और 1796 में 1796 में हम लोग देखते हैं ये जो प्रपोजल है उसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, और सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो मेंबर थे वो ये डिसाइड करते हैं कि एक म्यूजियम खोला जाएगा जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रेमिसेस पे होगा। और ये इंडिया का पहला म्यूजियम बनता है विच वाज सेट अप बाय द एशियाटिक सोसाइटी, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता में। हम लोग देखते हैं 1814 में ये शुरू होता है, और इसी के साथ भारत में म्यूजियम मूवमेंट का शुरुआत होता है। इस म्यूजियम, जब ये म्यूजियम बनता है तो इसमें 2 सेक्शंस थे, एक आर्कियोलॉजिकल और एथनोलॉजिकल सेक्शन था, और दूसरा सेक्शन यदि देखें तो जियोलॉजिकल और जूलॉजिकल सेक्शन था, ठीक है। तो 2 सेक्शंस थे, आर्कियोलॉजिकल और एथनोलॉजिकल, और दूसरा जियोलॉजिकल और जूलॉजिकल, और एथनोलॉजिकल, और दूसरा जियोलॉजिकल और जूलॉजिकल, ये 2 सेक्शंस इसमें थे। डेनमार्क के एक बॉटनिस्ट थे नथानियल वॉलिच, उनको एक ऑनररी क्यूरेटर का पोजीशन दिया जाता है। ही वाज अपॉइंटेड एज द ऑनररी क्यूरेटर ऑफ द ओरिएंटल म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, और उनके क्यूरेटरशिप में हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम का जो नेचुरल हिस्ट्री का ऑब्जेक्ट था वो सारा कुछ लोकेटेड था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी इंडिया के जियोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्टेड था, और ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हम लोग देखते हैं भारत का जो खनिज संपदा था उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो 1840 में हम लोग देखते हैं कि एक म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी जो है इट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर हेल्फर, और दूसरे साइंटिफिक ऑफिसर्स भी उसमें इनका मदद करते हैं। और ये भी एशियाटिक सोसाइटी का जो प्रेमिसेस था वहां तक उसी में रहता है ये 1856 तक। 1837 में हम लोग देखते हैं जेम्स प्रिंसेप वाज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, वो प्रपोज करते हैं कि एक नेशनल म्यूजियम बनाया जाए इंडिया में, लेकिन उनका प्रपोजल को सक्सेस नहीं मिलता है। और बाद में फिर हम लोग देखते हैं इंडियन म्यूजियम जो है उसको कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया जाता है, और इंडियन म्यूजियम जो है वही अल्टीमेटली उसके बाद बहुत सारे म्यूजियम्स जो है इंडिया में वो डेवलप करना शुरू करते हैं। इंडियन म्यूजियम मूवमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं मद्रास में भी हम लोग को देखने को मिलता है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में मद्रास लिटरेरी सोसाइटी जो कि 1812 में एस्टैब्लिश किया गया था, वो सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश करता है द म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक जियोलॉजी एट मद्रास इन 1828। 1830 में हम लोग देखते हैं कि इट बिकेम एन ऑक्सिलरी ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। और गवर्नमेंट म्यूजियम एंड नेशनल आर्ट गैलरी मद्रास में जो है, जो मद्रास लिटरेरी सोसाइटी द्वारा सेटअप किया गया था, वो 1851 में आता है। जो कॉलेज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज था वहाँ पे ये डेवलप होता है। 6 लोकल म्यूजियम्स भी डेवलप होते हैं, बेलारी में, कड्डलूर में, कोयम्बटूर में, मैंगलोर में, उटाकामंड में और राजमुंड्री में हम लोग देखते हैं। 1856 तक आते आते 6 लोकल म्यूजियम्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स जो था मद्रास लिटरेरी सोसाइटी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 2 सोसाइटी का एग्जांपल का देखा देखी हम लोग देखते हैं इंडिया में बहुत सारे म्यूजियम्स जो हैं उनका शुरुआत हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं कराची में विक्टोरियन म्यूजियम, कराची अब पाकिस्तान में है, वहाँ पे एक विक्टोरियन म्यूजियम जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। त्रिवेंद्रम में एक म्यूजियम एस्टैब्लिश किया जाता है साउथ इंडिया में। कराची वाला म्यूजियम जो है वो 1851 में आता है, और त्रिवेंद्रम वाला म्यूजियम जो है वो 1857 में आता है। विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम 1855 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है मुंबई में। और इस समय हम लोग देखते हैं कि ये जो विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम था मुंबई का 1855 का, ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज यूज्ड एज अ ट्रेजर हाउस
जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे, इंडस्ट्रियल आर्ट्स थे, उनको स्टोर करने के लिए ये यूज किया जाता था। और हम लोग देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है ये विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम का, इसको 1871 में कंप्लीट किया गया था और म्यूजियम को 1872 में ओपन किया जाता है। प्रेजेंटली यदि देखें तो ये जो म्यूजियम है इसको डॉक्टर भाऊ दाजी लाड म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और 1857 तक आते आते हम लोग देखते हैं कि पूरे के पूरे इंडियन पेनिनसुला में लगभग 12 म्यूजियम्स थे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग देखते हैं कि ये म्यूजियम मूवमेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रहा था और कोई ऐसा डेलिब्रेट एजुकेशनल पॉलिसी नहीं था उस समय लोगों का। इनफैक्ट हम लोग देखते हैं कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ कि जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं उनको कहीं स्टोर करना है, इसलिए ये इसलिए म्यूजियम जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब बात करें ये जी सेकंड फेज में हम लोग देखते हैं 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया का गवर्नेंस जो है वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला जाता है। और उसके बाद कुछ समय के लिए हम लोग देखते हैं कि इंडियन म्यूजियम मूवमेंट जो है उसका प्रोग्रेस हैम्पर हो जाता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग देखते हैं फिर से ये एक्सेप्ट करता है कि इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप का जो हिस्ट्री है उसको डेवलप करना जरूरी है। तो उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम मूवमेंट को एक बूस्ट देखने को मिलता है, उसको फिर से एक बूस्ट मिलता है। 1861 में हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है और अलेक्जेंडर कनिंघम ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है उसके पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो काफी मेहनत करते हैं और बहुत सारा हम लोग देखते हैं उस समय से अलेक्जेंडर कनिंघम के मेहनत के कारण, उनके एफर्ट्स के कारण लार्ज क्वांटिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स जो है उसको डिस्कवर किया जाता है। और जो भी नियरेस्ट प्रोविंशियल म्यूजियम्स होते थे या फिर जो एशियाटिक सोसाइटी का म्यूजियम था उसमें ये सारे आर्टिफैक्ट्स को स्टोर किया जा रहा था। और इस टाइम तक पहुंचते पहुंचते हम लोग देखते हैं ये जो ओरिएंटल म्यूजियम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, उसका कलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा था। और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है वो एक कोशिश करता है कि एक इंपीरियल म्यूजियम कलकत्ता में डेवलप किया जाए जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड होगा, सरकार जो है उसका खर्च उठाएगी। लेकिन 1866 में हम लोग देखते हैं कि जो एशियाटिक सोसाइटी का ही म्यूजियम था उसको गवर्नमेंट रीनेम कर देती है और ये बन जाता है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम एक्ट ऑफ 1866 आता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं ओरिएंटल म्यूजियम जो था एशियाटिक सोसाइटी का, इट इज रीनेम्ड एज द इंडियन म्यूजियम। और उसके बाद इसका मैनेजमेंट जो है वो एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हाथों में दे दिया जाता है और एंड द म्यूजियम इज ओपन फॉर पब्लिक ऑन 1 अप्रैल 1878। और ये एक पहला पब्लिक म्यूजियम था जिसमें हम लोग देखते हैं वैलिड कलेक्शंस थे, इंडिया का विविड रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी हम लोग देखते हैं कि इस म्यूजियम में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट भी इस म्यूजियम को सपोर्ट कर रहा था। तो 1858 से लेके 1878 वाले ये जो 2 दशक हैं, ये जो 2 डिकेड्स हैं, फर्स्ट 2 डिकेड्स में हम लोग देखते हैं कि लगभग 6 म्यूजियम्स इंडिया में खोले जाते हैं। और लखनऊ में म्यूजियम खोला जाता है, फिर लखनऊ में 1863 में, नागपुर में हम लोग देखते हैं 1864 में खोला जाता है, ठीक है, लाहौर में म्यूजियम खोला जाता है। उसके बाद 1874 में हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट म्यूजियम खोला जाता है मथुरा में। और इसमें मथुरा में जो म्यूजियम खोला जाता है उसमें बेसिकली जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था उसका बहुत सारा स्कल्पचर्स जो है वो स्टोर करके रखा जाता है। और इसी समय क्वीन विक्टोरिया का भी एक डिक्लेरेशन आता है कि इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको प्रिजर्व करने के लिए सारा कोशिश किया जाएगा, इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए सारा कोशिश किया जाएगा और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हिस्ट्री जो है उसको बिल्ड करने का कोशिश किया जाएगा। तो नतीजतन हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेजर ट्रोव एक्ट आता है, दैट इज अ ट्रेजर ट्रोव एक्ट जो लॉर्ड लिटन के टाइम में आता है 1878 में। और इसमें इस ट्रेजर ट्रोव एक्ट में बेसिकली गवर्नमेंट को ये परमिशन दिया जाता है कि कोई भी सामान यदि खुदाई में मिलता है और उसका वैल्यू उस समय के हिसाब से 1878 के हिसाब से कोई भी सामान जो खुदाई में मिल रहा है और उसका वैल्यू यदि 10 रुपए से अधिक है तो वो एक ट्रेजर के रूप में कंसीडर किया जाएगा और वो गवर्नमेंट को सबमिट करना है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं क्वीन विक्टोरिया का गोल्डन और डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट किया जाता है 1887 में और 1897 में। और उसके कारण काफी सारे म्यूजियम्स जो हैं वो डेवलप होते हैं ब्रिटिश एम्पायर, बस इंडिया में नहीं पूरे के पूरे ब्रिटिश एम्पायर में हम लोग देखते हैं कि कुछ म्यूजियम्स डेवलप होते हैं। इस समय हम लोग देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूजियम को एस्टैब्लिश करने में, जिसमें एक बहुत फेमस जो है दैट इज द एल्बर्ट हॉल ऑफ जयपुर। एल्बर्ट हॉल ऑफ जयपुर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1887 और ये उस समय जयपुर और उसके आसपास जो राजपूताना एरिया था उसका जो भी आर्टिफैक्ट था उसको डिस्प्ले करने का एक इम्पॉर्टेंट एवेन्यू बनता है। हम लोग देखते हैं
मुगल टाइम से लेके राजपूत टाइम्स तक का जो भी हिस्ट्री था उसको इस एल्बर्ट हॉल के म्यूजियम में रखा जाता है। और एल्बर्ट हॉल इट बिकेम अ सेंटर फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस। डिफरेंट आर्टिसंस को ये इंस्पायर करता है, शिल्पकार लोगों को इंस्पायर करता है, आर्टिसंस को इंस्पायर करता है कि वो अपना स्किल्स को इंप्रूव करें। वहाँ पे हम लोग देखते हैं एल्बर्ट हॉल, यदि आप जाएंगे तो देखेंगे वो विभिन्न प्रकार के वेपन्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के बर्तन रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट्स यूज किया जाता था मुगल्स के द्वारा या फिर राजपूत महाराजाओं महारानियों द्वारा, वो सारा कुछ रखा हुआ है, उनका कपड़ा रखा हुआ है। तो ये सारा कुछ लोगों के लिए उस समय इंस्पिरेशन था। इसी साल हम लोग देखते हैं महाराजा सयाजी राव गायकवाड़। महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जो है वो एक म्यूजियम एस्टैब्लिश करते हैं बड़ौदा में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो सेकेंड फेज था जो 1899 तक चलता है, इस सेकेंड फेज में हम लोग देखते हैं कि 24 म्यूजियम्स जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिए गए थे। इसके बाद फिर थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज 1899 से लेकर 1928 तक था। थर्ड फेज में मेनली लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल, ये दोनों का हम लोगों को काफी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है म्यूजियम मूवमेंट के डेवलपमेंट में। और 1899 में हम लोग देखते हैं लॉर्ड कर्जन जो है वो इंडिया के वाइसरॉय बनते हैं, और वो इंडिया में जो कैओटिक कंडीशन था, जो अराजकता का माहौल था इंडियन आर्कियोलॉजी को लेके, उसको वो देखते हैं और उनको ये रियलाइज होता है कि इसमें भी एक सेंट्रल लीडरशिप का जरूरत है, ताकि जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है उस चीज के लिए कुछ कंक्रीट स्टेप्स जो है वो लिए जा सके। और लॉर्ड कर्जन के इनिशिएटिव के कारण हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम मूवमेंट जो है उसका डेवलपमेंट हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है। और हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के आर्ट ऑब्जेक्ट्स को सेव किया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, और उनके स्टडी को हम लोग देखते हैं कि एनकरेज किया जाता है। और लॉर्ड कर्जन जो है वो प्रपोज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, उसको फिर से रिवाइव किया जाए। और एज अ रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, और जॉन मार्शल को फिर से डायरेक्टर जनरल ऑफ दी जो एक रिकंस्टिट्यूटेड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, 26 साल के यंग उम्र में हम लोग देखते हैं जॉन मार्शल को 1902 में ही इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जॉन मार्शल के अपॉइंटमेंट के साथ हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन, एक्सप्लोरेशन और जो म्यूजियम मूवमेंट था उसका थर्ड फेज जो है वो फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू हो जाता है। जॉन मार्शल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो साइट म्यूजियम्स डेवलप करना शुरू करते हैं। साइट म्यूजियम्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सारनाथ है, सारनाथ वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इट इज द प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्धिज्म में इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो जॉन मार्शल जो है वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे साइट म्यूजियम्स बनाने का पेशकश करते हैं कि जिस साइट पे जहाँ पे जो भी सामान मिल रहा है, जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा में जो भी सामान मिल रहा है तो वहीं पे एक म्यूजियम बनाया जाए और वहीं पे हड़प्पा के सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को स्टोर किया जाए। तो उसी साइट पे सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सारा आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, सारा आर्टिफैक्ट स्टोर किया जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया साइट म्यूजियम्स। तो हम लोग देखते हैं कि पहला साइट म्यूजियम जो है वो सारनाथ में बनाया जाता है, और सारनाथ वाले साइट से जो भी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिलते हैं वहीं पे हम लोग देखते हैं एक म्यूजियम कंस्ट्रक्ट करके उसको वहीं पे स्टोर कर दिया जाता है। 1910 में ये सारनाथ का जो साइट म्यूजियम था ये कंप्लीट होता है, और इट इज देन ओपनड टू द पब्लिक फॉर द स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज। और हम लोग देखते हैं इस समय जॉन मार्शल के इनिशिएटिव के कारण, उनका जो एफर्ट्स था उसके कारण हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट टाइम्स के हाउसेस, उस समय के शॉप्स, उस समय के स्ट्रीट्स, ये सारा कुछ जो है जो मौर्यन पीरियड से था, उसके गुप्ता पीरियड से था, उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, ये सारा कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। उस समय के घर, शॉप्स, स्ट्रीट्स, ये सारा कुछ एक्सकवेट करके निकाला जाता है और लोगों के सामने ये पेश किया जाता है ताकि लोग ये देख सके कि उस समय के काल का, मौर्यन टाइम्स का, मौर्य काल के लोगों का जीवन कैसा था। और हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन और जॉन मार्शल के एफर्ट्स के कारण बहुत सारे साइट म्यूजियम्स जो है उनका ओपनिंग होता है, बहुत सारे साइट म्यूजियम शुरू होते हैं। आगरा में 1906 में, दिल्ली का जो किला था लाल किला उसमें 1909 में, लाहौर में हम लोग देखते हैं, अजमेर में 1908 में, चंबा में 1909 में, जोधपुर में 1909 में, ग्वालियर में 1910 में, खजुराहो में 1910 में, नालंदा में एक साइट म्यूजियम तैयार किया जाता है 1917 में, तक्षशिला में 1918, सांची में 1919, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में 1926 में, ढाका जो आज बांग्लादेश में है उसमें हम लोग देखते हैं 1931 में एक साइट म्यूजियम शुरू किया जाता है। तो 1902 के बाद, 1902 के बाद जब से हम लोग देखते हैं कि जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, उसके बाद म्यूजियम मूवमेंट जो है उसको काफी मोमेंटम मिलता है, उसका काफी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है। ओके,
ऐसा नहीं था कि बस कल्चरल रेनेसा के कारण ऐसा हम लोग को देखने को मिल रहा था, ये म्यूजियम मूवमेंट का ग्रोथ। हम लोग देखते हैं बहुत सारे इनलाइटेंड इंडियंस जो थे, जैसे भाऊ दाजी थे, पंडित हरिप्रसाद शास्त्री थे, टीएन मुखर्जी थे, पंडित राधा कृष्ण थे, गंगाधर गांगुली थे, शरद चंद्र रॉय थे, नीलमणि चक्रवर्ती थे, डीआर भंडारकर थे। ये सारे लोग जो इंडियन लोग थे, ये भी काफी मेहनत करते हैं इंडिया में म्यूजियम्स के डेवलपमेंट के लिए। जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो भी काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आर्ट था, इंडिया का जो भी कल्चरल हेरिटेज था, उसको एजुकेशन की तरह यूज करते हैं और लोगों के सामने लाने का कोशिश करते हैं। 1900 में हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे, पर्टिकुलरली इलाहाबाद के, जैसे मदन मोहन मालवीय थे, सर सुंदर लाल थे, वो इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल म्यूजियम खोलने का बात करते हैं, और बात करते हैं कि उसमें एक जूलॉजिकल विंग भी होना चाहिए, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं उनको दर्शाया जाए। ठीक है, साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट जो है उसका भी इन्फ्लुएंस 1905 में बंगाल विभाजन, बंगाल का जो पार्टीशन होता है 1905 में, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट जो है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है म्यूजियम मूवमेंट पे। और हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंडिया के जो रिसर्च सोसाइटीज थे वो अपना अपना म्यूजियम या अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि रीजनल हेरिटेज म्यूजियम्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जा सके। तो हम लोग देखते हैं इसी में एक बंगीय साहित्य परिषद था कलकत्ता में 1910 में, वो शुरू करता है अपना एक रीजनल म्यूजियम। फिर हम लोग देखते हैं कि आंध्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी राजमुंड्री में था, वो 1928 में अपना एक म्यूजियम शुरू करता है। देन वी हैव द रजवाड़े संशोधन मंडल इन पुणे, वो 1932 में अपना एक रीजनल हेरिटेज म्यूजियम शुरू करता है। और इस तरह से डिफरेंट रीजनल म्यूजियम्स जो हैं उनका डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हम लोग देखते हैं प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो हैं वो इंडिया आते हैं। तो वो जब इंडिया आते हैं, बॉम्बे उनको विजिट करना था, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक म्यूजियम जो है वो डेवलप किया जाता है। 1914 में ये म्यूजियम जो है वो कंप्लीट किया जाता है, और 1921 में इसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को दे दिया जाता है। तो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स और एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम था, इसको आज हम लोग जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, दिस वाज डेवलप्ड एज द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स म्यूजियम, और 1921 में ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को हैंड ओवर कर दिया गया था। 1914 में ये कंप्लीट होकर तैयार हो गया था। 1911 में हम लोग देखते हैं डॉक्टर वोगेल थे। डॉक्टर वोगेल जो है वो क्या करते हैं, 1911 में वो इंडिया में जितने भी म्यूजियम्स थे इस समय, उन सबका एक डायरेक्टरी तैयार करते हैं कि किस म्यूजियम में आपको क्या सामान मिल सकता है, क्या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो उस समय 1911 में देयर वर 39 म्यूजियम्स इन इंडिया, 39 म्यूजियम्स थे 1911 में। तो उस समय ये एक डायरेक्टरी तैयार किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस म्यूजियम में आपको क्या देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का एक एफर्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है फ्रॉम डॉक्टर वोगेल। इसके बाद वी हैव द फोर्थ फेज जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है, 1928 से 1947 वाला फेज है। इस फेज में हम लोग देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजियम सेटअप करता है। एक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम जो है वो 1929 में सेटअप किया जाता है न्यू दिल्ली में। और एक हम लोग देखते हैं एक हंगेरियन ऑफिसर थे सर ऑरेल स्टीन। तो ऑरेल स्टीन जो है वो एएसआई में काम करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और वो चाइनीज तुर्किस्तान जो था वहां से काफी सारा आर्कियोलॉजिकल मटेरियल कलेक्ट करके लाए थे। 11,000 से भी अधिक आर्ट और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स उनके पास थे। तो उनको एक म्यूजियम, वो जो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके लाते हैं उनको एक म्यूजियम में रखा जाता है, सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम, जो 1929 में न्यू दिल्ली में बनाया गया था। आज यदि ये जो सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज हैं, दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द नेशनल म्यूजियम। ओके, नेशनल म्यूजियम का ही एक हिस्सा है, और सेंट्रल एशिया पे इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कलेक्शंस दैट इज देयर। नेशनल म्यूजियम जो है वो न्यू दिल्ली में है, तो वहां पे यदि आप कभी जाएं तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि इस समय के जो सिविक बॉडीज थे, मतलब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस थे, जो नगर निगम थे, वो भी कुछ कुछ म्यूजियम्स डेवलप कर रहे थे। इलाहाबाद म्यूनिसिपल म्यूजियम जो है वो 1931 में आता है। देन वी हैव द टेंपल कमिटीज म्यूजियम एट श्रीरंगन इन 1935। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है वो एक म्यूजियम शुरू करता है जिसको आशुतोष म्यूजियम कहा जाता है, वो 1937 में आता है। और हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना अपना म्यूजियम्स सेटअप कर रहे थे। ओके, साथ ही हम लोग देखते हैं इसके बाद 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण म्यूजियम मूवमेंट को एक सेटबैक लगता है, और ग्लोबली हम लोग देखते हैं ये सारा एक्टिविटीज जो है वो डिक्लाइन करने लगता है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं मॉर्टिमर व्हीलर, वो डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तीन साल के लिए वो डायरेक्टर जनरल थे, 1944 से लेकर 1947 तक।
इस समय जब मॉर्टिमर व्हीलर डायरेक्टर जनरल बनते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 4th फेज में, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो साइट म्यूजियम्स का जो काम था, जो किसी पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट पे ही एक म्यूजियम तैयार किया जाता था, उस चीज को वो रिवाइव करते हैं और फिर से उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग देखते हैं मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो पर्टिकुलरली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके जो साइट्स हैं उस पर काफी फोकस करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड साइट्स जो थे, चाहे हड़प्पा हो या मोहनजोदाड़ो हो, वहां पे डिफरेंट म्यूजियम्स का एस्टैब्लिशमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ मॉर्टिमर व्हीलर जो है वो देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए मॉर्टिमर व्हीलर के ही कहने पे, वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्हीं के कहने पे हम लोग देखते हैं कि एक नया ब्रांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में शुरू किया जाता है, दैट इज द ब्रांच ऑफ म्यूजियम्स। ठीक है, 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर के कहने पे ही 1946 में म्यूजियम ब्रांच शुरू किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और ये जो म्यूजियम ब्रांच था, इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 4th फेज जो है वो एंड करता है। अब उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज आता है, जब भारत आजाद हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय म्यूजियम्स के साथ क्या होता है तो हम लोग देखते हैं कि इस समय म्यूजियम्स का नेचर जो है उसमें हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली 1970s के बाद से हम लोग देखते हैं कि टूरिज्म का फिनोमेनन जो है वो बढ़ने लगता है और म्यूजियम्स को टूरिस्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से बनाया जाने लगता है। और अब हम लोग देखते हैं म्यूजियम्स में जो है वो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो है उसको इंक्लूड करने का कोशिश किया जा रहा था, टूरिस्ट एलिमेंट के साथ म्यूजियम्स को बनाया जा रहा था। म्यूजियम्स को इस तरह से बनाया जा रहा था कि वो कुछ इनकम जनरेट कर सके। उनका एजुकेशनल रोल जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने लगता है और फिनेंशियल रोल जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज़ादी के बाद 5th फेज में म्यूजियम्स का रोल जो है उसमें हम लोग को चेंज देखने को मिलता है। तो दिस वाज अबाउट द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स। अब यदि बात करें टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स क्या, कि कितने टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार के मटेरियल्स स्टोर किए जाते हैं म्यूजियम्स में, उनके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स हैं। हम लोग देखते हैं वी हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम है, जैसे कि नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, स्टेट म्यूजियम्स हैं, उड़ीसा स्टेट म्यूजियम है भुवनेश्वर में, असम स्टेट म्यूजियम है गुवाहाटी में। फिर हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के भी म्यूजियम्स होते हैं। हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का म्यूजियम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का म्यूजियम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसका भी अपना एक म्यूजियम है। तो ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स के भी म्यूजियम्स होते हैं। कुछ प्राइवेट म्यूजियम्स होते हैं, जैसे महाराजा सवाई माधो सिंह जो है जयपुर के, उनका अपना एक प्राइवेट म्यूजियम है। देन वी हैव अ बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट कलकत्ता में, उसका अपना म्यूजियम है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के म्यूजियम हैं। इसके अलावा जिस प्रकार के मटेरियल स्टोर किए जा रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ कलेक्शन जो है उसके बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे म्यूजियम्स है। जैसे एक जनरल म्यूजियम्स यदि कहें, एक कैटेगरी है जनरल म्यूजियम्स का, तो इसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम्स तक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसको स्टोर किया गया है। बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स है, ज्वेलरी है, पॉटरी है, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारा कुछ इसमें सेव किया जाता है, इसमें कंजर्व करके रखा जाता है। इस टाइप के जनरल म्यूजियम की यदि बात करें तो वी हैव द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, जिसमें हम लोग डिफरेंट कलेक्शंस देखते हैं। देन वी हैव द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बॉम्बे, जिसको आज छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय कहा जाता है। तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, बहुत सारे कपड़े, टेक्सटाइल, नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन भी है जहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स का प्लांट, पौधा, जानवर, ये सबको स्टोर करके रखा गया है। जानवर जिंदा नहीं, मतलब उनको, उनका स्पेसिमेन जो है वो स्टोर करके रखा गया है। देन वी हैव द इंडियन म्यूजियम इन कलकत्ता, इट वाज स्टार्टेड एज द ओरिएंटल म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो है वो स्टोर करके रखे गए हैं। देन वी हैव द आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स, ये सेकंड टाइप ऑफ म्यूजियम्स है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स में पर्टिकुलरली साइट म्यूजियम्स जो है वो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम्स है, जहां हम लोग देखते हैं डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स जो है उनको स्टोर करके रखा गया है। साइट म्यूजियम्स की यदि बात करें तो सांची में है, बोधगया में है, सारनाथ में है, नालंदा में है, खजुराहो में है, ग्वालियर में है। ये डिफरेंट लोकेशंस पे साइट म्यूजियम्स लोकेटेड हैं। अभी जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग साइट म्यूजियम्स के बारे में भी बात किए थे। आर्ट म्यूजियम्स होते हैं, कुछ ऐसे म्यूजियम्स हैं जहाँ पे पेंटिंग्स और स्कल्पचर को स्टोर करके रखा जाता है। आशुतोष म्यूजियम ऑफ आर्ट है कलकत्ता में। देन वी हैव द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। इसके अलावा क्राफ्ट्स म्यूजियम होते हैं। क्राफ्ट म्यूजियम्स जो है वहाँ पे शिल्प और शिल्पकार का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है, जो उनका उत्पाद है, उसको दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो पॉपुलर क्राफ्ट ट्रेडिशन है इंडिया का, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको लोगों को, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए ये क्राफ्ट म्यूजियम्स डेवलप किए जाते हैं।
नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम इंडिया में है प्रगति मैदान के पास, आप देख सकते हैं यदि चाहे तो। देन वी हैव चिल्ड्रन म्यूजियम, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बस चिल्ड्रन लोगों को, बच्चे लोगों को इंटरेस्ट करते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल म्यूजियम है, जैसे बाल भवन है, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम है, इस तरह के। डिफेंस म्यूजियम है, जहां हम लोग देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको एग्जिबिट किया जाता है। नेशनल डिफेंस अकेडमी म्यूजियम है पुणे में, एयरफोर्स म्यूजियम है पालम में, तो वहाँ पे डिफेंस रिलेटेड म्यूजियम्स, डिफेंस रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स जो है उनको दर्शाया गया है। कुछ पर्सनैलिटी बेस्ड म्यूजियम्स हैं, हम लोग देखते हैं, जैसे गांधी मेमोरियल म्यूजियम है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, वहाँ पे गांधी और नेहरू से रिलेटेड बहुत सारा आपको सामान देखने को मिलेगा कि वो किस प्रकार के कपड़े यूज करते थे, किस प्रकार के बर्तन यूज करते थे, उनका पहनावा कैसा था। तो वी सी दैट ये जो पर्सनालिटी बेस्ड म्यूजियम्स है वो किसी एक इंपॉर्टेंट पर्सन या किसी एक पर्सनालिटी से रिलेटेड वहाँ पे कलेक्शंस हम लोग को मिलते हैं। देन वी हैव द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हम लोग देखते हैं पूरे विश्व का जो फ्लोरा एंड फौना है, पूरे विश्व का जो पेड़ पौधा, ये सब जानवर जंतु, जीव जंतु जो हम लोग को देखने को मिलता है, उनको स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, उनको हम लोग देखते हैं डिफरेंट तरीके से कलेक्ट करके स्टोर करके रखा गया है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है न्यू दिल्ली में, जो इस तरह का एक म्यूजियम है। फिर हम लोग देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड म्यूजियम्स हैं, हम लोग देखते हैं वी हैव अ सेंट्रल म्यूजियम इन पिलानी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एग्जिबिट करता है। विश्वेश्वरैया म्यूजियम है बैंगलोर में। रेल ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है दिल्ली में, नेशनल रेल म्यूजियम भी है दिल्ली में, वो आप देख सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड म्यूजियम्स होते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो जो स्पेशलाइज्ड म्यूजियम्स हैं वो बस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट को ही स्टोर करते हैं और उसको दर्शाते हैं। यूटेंसिल्स म्यूजियम है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिया में एंशिएंट टाइम से लेके आज तक, गुजरात में ये यूटेंसिल म्यूजियम है, जहाँ पे एंशिएंट टाइम से लेके आज तक जिस प्रकार के बर्तन यूज किए गए हैं, बर्तनों का जिस प्रकार से चेंजेस हुआ है उसको वो दर्शाता है। फिर एक कैलिको म्यूजियम है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कैलिको इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टेक्सटाइल, तो उससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हुआ है उस कपड़े से रिलेटेड उसका एक म्यूजियम है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ म्यूजियम्स भी हैं। तो ये 10 प्रकार के म्यूजियम्स हैं जिसके बारे में हम लोग बात किए। ओके, सो नाउ दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। वी हैव डिस्कस्ड कि म्यूजियम क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया में किस तरह से ओरिजिन देखने को मिलता है, इंडिया में म्यूजियम मूवमेंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन 5 फेजेस में, वो हम लोग डिस्कस किए हैं। क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ म्यूजियम मूवमेंट इन इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड दैट। साथ ही साथ we have also discussed the various types of museums that are there in India. So that would be all from my side. Now the floor is open for questions. आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं. If you have any questions, please go ahead and ask your questions. Chat box में आप देख पाएंगे कि shared a Google Drive link. Chat box में I have shared a Google Drive link. तो ये Google Drive link जो है, इससे आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रखिएगा कि इस गूगल ड्राइव लिंक में जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उससे आप लोग पढ़ें, उससे आप लोग तैयारी करें. किंग चैंपियन गाइड 10 ईयर इस तरह के किताबों पे रिलाई ना करें. जो स्टडी मटेरियल इस गूगल ड्राइव लिंक में प्रोवाइड किया गया है उससे आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिएगा. नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. आप लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. एक और चीज जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस यूनिट से सवाल कैसा आ सकता है. तो सवाल इस तरह से आ सकता है कि म्यूजियम मूवमेंट का जो डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में उसके बारे में लिखिए, या फिर किसी एक पर्टिकुलर म्यूजियम जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो म्यूजियम उसको उठा के पूछा जा सकता है कि कोई भी एक म्यूजियम का केस स्टडी लेते हुए उसके डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए. तो इस टाइप का सवाल जो है वो इस सेक्शन से आ सकता है. ओके, सो नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस. आप लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. कोई भी सवाल हो आप लोग. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड प्लीज गो अहेड. आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. चैट बॉक्स में आप लोग अपने सवाल लिख सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं. If you have any questions, please go ahead and ask your questions. कोई भी सवाल हो आप लोगों का. We are left with 5-7 minutes. 5-7 मिनट का समय हमारे पास बाकी है. तो यदि कोई भी सवाल आप लोग पूछना चाहते हैं, any questions from your side? Box, I'm waiting for your questions. I would be more than happy to answer your questions. कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कीजिए और अपने सवालों को लिखिए. यदि कोई सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं that you don't have any questions.
Any questions from your side? कोई भी सवाल? Last and final call for questions. कोई भी सवाल हो, please go ahead and ask your questions for today. So thank you everyone for joining. We'll be again meeting soon in a new class with a new topic. Till then, please take care. Goodbye and thank you.